कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। वैसे तो ठंडी पड़ने लगी है फ्रेंड्स, अब पता नहीं आपके यहाँ पड़ रही कि नहीं। यहाँ तो फ़िलहाल ठंडी अच्छी खासी पड़ने लगी है जो है। तो आप सभी के लिए मैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट यानी समाजशास्त्र विषय लेकर आता हूँ। और आज का जो टॉपिक है कला, संस्कृति, राज्य व्यवस्था, पर्यावरण, परिस्थिति एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर से, जो सोशियोलॉजी में ये करंट से प्रश्न है जो आप सभी का एग्ज़ाम लगा हुआ है। परीक्षा आपका दिसंबर यूजीसी नेट जेआरएफ का, और संभवतः आप सभी का एग्ज़ाम जनवरी या अप्रैल मई तक का जो पीजीटी टीजीटी की होने वाला है। तो उस परीक्षा की दृष्टि से ये जो मैं आप लोगों को लेके आया हूँ आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास आप लोग मिस ना कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा। आप में से जो भी यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, जीआईसी, जीडीटी, केबीएस, एनबीएस और यूपी पीजीटी, आप किसी भी स्टेट से हों, अगर आप जो है इन परीक्षाओं को समाजशास्त्र विषय से देते हैं, जिसमें समाजशास्त्र विषय से यानी कि सोशियोलॉजी से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हर एक उस एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस क्लास को आप लोग मिस ना करिए, ज़रूर देखिएगा। आप लोग चाहे किसी स्टेट से हों, चाहे आप दिल्ली से हों, हरियाणा से हों, राजस्थान से हों, उत्तराखंड से हों, बिहार से हों, झारखंड से, छत्तीसगढ़, हरियाणा, या आप यूपी से हों, बिहार से हों, किसी भी ऐसे स्टेट से, तो इस क्लास हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। खासकर उन छात्र छात्राओं के लिए जो वो हमारे प्रतियोगी छात्र छात्राएं हैं, जो यूजीसी नेट जेआरएफ जिनको दिसंबर का देना है, और ये पीजीटी जिसको देना है। और आप लोग के तक एक खबर पहुंच गई होगी, या नहीं पहुंची हो तो जानकारी हो जानी चाहिए। आपका जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो एलटी जीआईसी प्रोक्ता आती है, वो वैकेंसी आने वाली है, बहुत जल्द ही आ जाएगी आप सबके सामने विज्ञापन उसका। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को भी न्यूज़ मिल गई होगी, ऐसा नहीं है। और संभवतः उसमें आपका 10,000 पोस्ट आ रहा टोटल। टीजीटी पीजीटी तो उसको बोलते नहीं, टीजीटी पीजीटी तो आपका जो है चयन आयोग वाला बोलते हैं, लेकिन ये आपका एलटीजीआईसी बोलते हैं। लगभग 10,000 पद के आसपास आपका विज्ञापन है टीजीटी पीजीटी के। तो आप लोग जो पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो अभी से कमर कस के तैयार हो जाइए, और पढ़ाई जो है कल या अभी से तैयारी इतनी चरम पे अपनी कर दीजिए कि जैसे विज्ञापन आए, फार्म आए, एग्ज़ाम अगर उसका समय पे होता है तो आप लोग उतना उसमें से एक सीट रिजर्व करके रख लीजिए। ऐसा ना हो कि उसके बाद भी कि हमारी तैयारी अधूरी रह गई, ऐसा ना हो। पहले तो आप ये दिसंबर वाला यूजीसी नेट जेआरएफ और पीजीटी का जो एग्ज़ाम आप सभी का लगा है उसको ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप सब मुझे पहचान गए होंगे, मैं पुजारी यार आप सभी के लिए सोशियोलॉजी क्लास लेकर आता हूँ, और आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। और आज का जो ये प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला है काफ़ी महत्वपूर्ण है और करंट से रिलेटेड है जो है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसलिए इस क्लास को मिस ना करिए। आप सब जो भी समाजशास्त्र विषय से प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की ये श्रृंखला व्याख्यात्मक सहित है। व्याख्यात्मक सहित क्या है, इसमें जो करंट से रिलेटेड है वो लाइन एंड टाइप में है, तो जो उसमें बताएं लायक होगी मैं आप सभी को विस्तार कर दूंगा। इसकी चिंता और टेंशन आप लोग ना लीजिए। आइए देखते हैं का समय जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस क्लास को जरूर देखिएगा। मैं पुजारी यार आप सभी का एक बार पुनः अपने सोशियोलॉजी की क्लास में अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, और उम्मीद करता हूं ये क्लास आप लोगों को पसंद आती है, क्योंकि आप लोगों की मांग है। इसी अनुसार मैं ये क्लास आप सभी के बीच बराबर लेकर आ रहा हूं। ठीक है, बीच में थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब हो गई थी, जिस कारण थोड़ा सा नहीं क्लास हो पाया, इसका जो है क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। फिर भी आप लोग जो यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी जीआईसी आप लोग देना है एग्ज़ाम जिसको, तो इस क्लास को मिस ना करें, करंट से अफेयर है, ज़रूर देखिए। और कॉपी और पेन लेकर आप लोग बैठ जाइए, इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करते चलिएगा। क्लास को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और क्लास के अंत में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया करिए कि क्लास आप सभी को कैसा लगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 आपका आज का क्या कह रहा है। ये देखिए प्रश्न उत्तर नंबर 1 आज आपका है। ये कह रहा है शास्त्रीय नृत्य जिसकी शुरुआत अला रिपु तथा अंत तिल्लाना से होता है। तो कहाँ से होता है, ये शास्त्रीय नृत्य की बात कर रहा है। ठीक है, जिसकी शुरुआत कला अला रिपु तथा अंत अंत तिल्लाना से होता है। तो आपका ऑप्शन ए दिया है भारतनाट्यम, ऑप्शन बी दिया है कठपुतली, ऑप्शन सी दिया लोक नृत्य, ऑप्शन डी दिया है ड्रामा। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से आप सब पढ़ते ही आ रहे हैं, करंट का है तो आप सभी को सही होना चाहिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए क्या है, भरतनाट्यम। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए है। आप लोग याद कर रखिएगा भरतनाट्यम में। देखिए आपका ये
आपका हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोग भूले ना, और उम्मीद करता हूँ कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, नोट करते जा रहे होंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है आप सभी का। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, थोड़ा सा प्रश्न आज अधिक हैं तो खींच के करा देता हूँ ताकि आप लोगों का जो है प्रश्न पूरा हो जाए। कोशिश करता हूँ 1 घंटे में कवर हो जाए। ठीक है, लेकिन देखता हूँ। आइए, तो प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है आपका कि संगीत के क्षेत्र में राग यमन किसकी देन है। ये संगीत के क्षेत्र में राग यमन जो है ये किसकी देन है पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी बीरबल। तो किसकी देन है, आप लोग इसका आंसर जो है बताइए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये राग यमन जो है आपके अमीर खुसरो, मुगल कालीन के इस जो शासक हैं अमीर खुसरो, उन्हीं की देन है। ठीक है, अमीर खुसरो ये मुगल कालीन जो है आपके क्या कहते हैं उस समय के कवि हैं। ठीक है, अमीर खुसरो। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 3 आपका ये किसी से संबंधित है। ये कह रहा प्रश्न नंबर 3, कृषक समुदाय से जुड़ा लोकनाट्य भाड़ पथेर किस राज्य की से संबंधित है। ये भाड़ पथेर, ठीक है, ये कृषक समुदाय से जुड़ा हुआ लोकनाट्य है। भाड़ पथेर इसका नाम है। कह रहा है ये किस राज्य से यानी किस स्टेट से जुड़ा हुआ है, किस स्टेट से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी नागालैंड। तो प्रश्न उत्तर नंबर 3 जो है आंसर क्या हो जाएगा, किस स्टेट से जुड़ा हुआ है ये भाड़ पथेर। तो आप लोग जो है कमेंट करके फटाफट दीजिएगा, आंसर इसका बताइए। तो ये आपका कश्मीर से जुड़ा हुआ है। इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, कहाँ से जुड़ा हुआ है ये, कश्मीर से। ठीक है, मैं देखिए सभी प्रश्न आपका हाईलाइट कर देता हूँ ये, ताकि आप लोग इसको ना भूलें। कश्मीर से जुड़ा हुआ ये भाड़ पथेर आपका कृषक समुदाय से जुड़ा लोक नृत्य है। आइए अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 4 ये आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न उत्तर नंबर 4 ये कह रहा भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार यानी कि नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया जिसको कहते हैं, इसकी स्थापना कब की गई। प्रश्न नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है सन 1964, ऑप्शन बी कह रहा है 1965, ऑप्शन सी कह रहा है 1967, ऑप्शन डी कह रहा है 1975। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा प्रश्न नंबर 4 का। तो इसका आंसर सन 1964, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सन 1964। इसका यानी कि 1964 में स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी, ये भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार की, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये प्रश्न जो है करंट से रिलेटेड हैं और सभी प्रश्न जो है आपकी समझ में आ रहे होंगे। ऐसा इसमें से कुछ नहीं है जो कि आपके समझ में ना आ रहा हो। ठीक है, तो आपका प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, ये ध्यान दीजिएगा कि संथाली, ये संथाली हो मुंडारी आदि भाषाएं संबंधित है। कहाँ से संबंधित है, संथाली हो मुंडारी आदि भाषाएं हैं जो है आपके। तो कह रहा ये संबंधित है, किससे संबंधित है, आपका ऑप्शन ए दे रहा है यूरोपियन परिवार से। ऑप्शन ए कह रहा है यूरोपियन परिवार, ऑप्शन बी कह रहा है कनाडियन परिवार, ऑप्शन सी कह रहा है जिंजारियन सभ्यता से, ऑप्शन डी कह रहा है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संथाली हो मुंडारी आदि भाषाएं संबंधित है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए प्रश्न नंबर 5 का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर आप लोग नोट करके रखिएगा। ये जो भाषा आपका संथाली हो मुंडारी आदि भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से संबंधित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है आप सभी का। प्रश्न उत्तर नंबर 6 ये कह रहा है भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। ये तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा। भारत का जो आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है। तो आपका ऑप्शन ए दे रहा है कठोर उपनिषद, ऑप्शन बी गीतासार से, ऑप्शन सी मुंडोक उपनिषद से, ऑप्शन डी है अथर्ववेद से। ठीक है, तो भारत का जो आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, आप देखते हैं जो सारनाथ में
है इसकी मूर्ति लगी है। आप जान रहे हैं ना, सारनाथ में जो 4 शेर हैं खड़े हैं, उसके नीचे लिखा है, आप देखते होंगे हमारे यहाँ के जो भारतीय मुद्रा उसमें भी लिखा रहता है सत्यमेव जयते। ठीक है, उसमें अशोक की लाट के नीचे जो बोर्ड लिखा है सत्यमेव जयते। तो ये कह रहा कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए कठोर उपनिषद, ऑप्शन बी गीतासार, ऑप्शन सी मुंडोक उपनिषद, ऑप्शन डी अथर्ववेद से। तो प्रश्न नंबर ये 6 है। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, मुझे पता पहले से, ऑप्शन सी हो जाएगा मुंडोक उपनिषद से। क्योंकि ये जो प्रश्न है ना, इसलिए आप सभी को पता होगा। अब अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट वगैरह सॉल्व करते होंगे तो उसमें ज़रूर मिला होगा, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे आप देखेंगे पीसीएस जो देते होंगे आप लोगों में से कुछ लोग, उनको पता वहाँ भी पूछा जाता है। लगभग हर एग्जाम में, परीक्षा में ऐसे प्रश्न मिल जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है आपका। प्रश्न उत्तर नंबर 7 कह रहा है भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें, ये क्या है, 42वें संशोधन द्वारा क्या जोड़े गए। कहाँ पे, भारतीय संविधान की उद्देशिका में। तो आपका ऑप्शन ए है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व अखंडता, ऑप्शन बी है पर्यावरण परिस्थिति, ऑप्शन सी है समता व समानता, ऑप्शन डी है प्रभुत्व संपन्न जो है। तो प्रश्न नंबर 7 है। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, मुझे पता 42वें संविधान संशोधन द्वारा आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व अखंडता जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए इसका हो जाएगा सही आंसर। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि इन सब में कुछ विस्तार करने की बहुत वो नहीं है, करंट से रिलेटेड है ये प्रश्न यहाँ पे ज़्यादातर। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आपके समझ में आ रहे होंगे और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर वाला जिनको देना, मैं बार बार कह रहा हूँ, जिनको पीजीटी लेटेस्ट वाला देना है सोशियोलॉजी से, वहाँ ये प्रश्न संभवतः पूछे जा सकते हैं। ऐसा ना हो आप इस क्लास को मिस कर दें, आपको बाद में कभी देखें तो लगे कि कहाँ से क्लास कर लिए होते हैं यहाँ से, तो काफ़ी प्रश्न मिल गए हैं। तो आइए ये प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है देखते हैं। आपका प्रश्न उत्तर नंबर 8 ये कह रहा भारतीय गणतंत्र के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। भारतीय गणतंत्र के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे, यानी कि गणतंत्र माने आज़ादी के बाद की बात कर रहा। तो आपका ऑप्शन ए दे रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी आर के वेंकटरमण, ऑप्शन सी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन डी दे रहा शंकर दयाल। तो इसमें से कौन हो जाएगा जो है भारतीय गणतंत्र के प्रथम दलित राष्ट्रपति। प्रश्न उत्तर नंबर 8 का आप सब भी आंसर दीजिए फटाफट। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। मुझे पता है आप लोगों में कुछ जो है प्रतियोगी छात्र छात्राओं का इसका आंसर पहले से पता है, क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है आपका परीक्षा में कि भारतीय गणतंत्र के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे, तो आर वेंकट रमण है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 9 आपका ये कह रहा है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को कहते हैं। अच्छा, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 9 है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है सूर्य ग्रहण के समय और सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं, यानी कि जो सूर्य ग्रहण जब लगता है उस समय जो भाग सूर्य का दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है काला भाग, ऑप्शन बी कहता है कृष्ण मुख, ऑप्शन सी कहता है सूर्य किरीट, ऑप्शन डी कहता है आधा सूर्य। तो इसका ऑप्शन जो है आपका सी हो जाएगा, सूर्य किरीट कहते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो दिखाई देने वाला भाग होता है उसको सूर्य किरीट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है आपका। आइए प्रश्न उत्तर नंबर ये 10 है, क्या कह रहा है। ये कह रहा भारत में सर्वाधिक चीनी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। प्रश्न उत्तर नंबर 10 है, भारत में सर्वाधिक चीनी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर आप सभी मित्रों को पता है जो है कि आपका आंसर भारत में सर्वाधिक चीनी उत्पादन करने वाला जो राज्य है आपका उत्तर प्रदेश है। तो इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ठीक है, एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। वैसे चीनी उद्योग जो आपका औद्योगिकरण में आता है, एग्रीकल्चर से पहले संबंधित है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात को भी। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 11 आपका क्या कह रहा है। ये प्रश्न उत्तर नंबर 11 ये कह रहा है विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, यानी कि ये प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि विश्व में यानी कि संसार में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है। तो आपका ऑप्शन ए दे रहा है टिटका, ये टिटकाका झील, ठीक है, नोट करिएगा टिटकाका झील। ऑप्शन बी बुलर झील, ऑप्शन सी झारवा झील, ऑप्शन डी पीर पंजाल झील।
तो प्रश्न नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट बताइएगा। तो इसका आंसर सबको पता है क्योंकि ये सब रिपीटेड जो है क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, टिटकाका झील। ये नोट करके रखिएगा आप लोग। और ये ऐसे आप ना सोचिएगा कि ये सब तो सोशियोलॉजी का नहीं, ये सब सोशियोलॉजी के जो है खासकर यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे जाते हैं ये प्रश्न जो है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिएगा, ये आपका जो यूजीसी नेट जेआरएफ जो देते होंगे उसके जो फर्स्ट प्रश्न बताता है उसमें भी इस तरह प्रश्न आते हैं। जो दिसंबर यूजीसी नेट जेआरएफ जिनको देना है, जिन हमारे प्रतियोगी छात्र छात्राओं को, हमारे जो भैया भाभी भाई बहन हैं, दीदी बहनी जो भी हैं, जिनको भी देना है, तो इस क्लास को ध्यान से देखिएगा, खासकर यूजीसी नेट जेआरएफ वाले को। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों का जो दिसंबर में एग्ज़ाम दे रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ का, जिनकी उम्र है वो जेआरएफ हो जाएँ जो है, तो आप लोग इसलिए क्लास ना मिस करिए। और जिनकी उम्र नहीं बची किसी कारणवश नेट के लिए लगे हैं, वो तो नेट हो ही जाएंगे, क्योंकि वो इसलिए हो जाएंगे क्योंकि उनकी तैयारी करीब करीब अच्छी ही होती है, ठीक है। तो आप लोग जो जेआरएफ वाले हैं वो लोग ज़्यादा ध्यान दें इन प्रश्नों को। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आपका प्रश्न नंबर 12 ये आ गया, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न क्या करा, पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में निहारिका परिकल्पना के प्रतिपादन का श्रेय किसे दिया जाता है। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में निहारिका परिकल्पना, ठीक है, के प्रतिपादन का श्रेय किसे दिया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए पाइथागोरस, ऑप्शन बी पीरे साइमन लाप्लेस, ऑप्शन सी है अर्नेस्ट हैकेल, ऑप्शन डी है सेंट लुइस साइमन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल से इसका आंसर आप सभी को भी पता होगा क्योंकि ये भी प्रश्न नंबर 12 जो है बार बार पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर आपका पीरे साइमन लाप्लेस हो जाता है, जो पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में निहारिका परिकल्पना के प्रतिपादन का श्रेय जिसे दिया जाता है। तो आपके ये पीरे साइमन, कौन, ये पीरे साइमन लाप्लेस, ऑप्शन बी है इसका सही आंसर, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग उम्मीद करता हूँ कापी और पेन लेके बैठे होंगे, नोट करते जा रहे होंगे, क्योंकि ये जब अगर आप इस तरह के प्रश्नों को नोट करते हैं, आप परीक्षा के समय इसको रिपीट करने में आपका छोटा सा नोट्स बन जाता है ना एग्ज़ाम के समय तक, तो एग्ज़ाम के समय रिवीजन करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है आपको। ये प्रश्न उत्तर नंबर 13 ये कह रहा धारणीय विकास की अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक कौन थे। ये आपका जो धारणीय विकास है इसकी अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक कौन थे पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है ब्रटलैंड 1987, यानी कि ये देखिए सन भी इसमें दे दिया गया है कुछ का, क्योंकि ये 1987 में ये धारणीय विकास के जो प्रतिपादक हैं इनकी जो अवधारणा है सन 1987 में कह रहा दिए ब्रटलैंड महोदय हैं। ऑप्शन बी कह रहा अर्नेस्ट हैकेल महोदय 1890, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ऑप्शन सी कह रहा जुर्गेन हैबर मास, और ऑप्शन डी कह रहा आपका सी चंद्रशेखरन। तो इसका प्रश्न नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। तो इसका ऑप्शन ए ब्रटलैंड 1987 में जो है ब्रटलैंड महोदय हैं दे रखा है, ये ऑप्शन ए नोट करके आप लोग इसको रखिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका। प्रश्न नंबर ये 14 आपका आ गया आप सभी के लिए। प्रश्न उत्तर नंबर 14 क्या कह रहा है, ये कह रहा है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है। ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है, यानी कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन ए मुंबई कह रहा, ऑप्शन बी लखनऊ कह रहा, ऑप्शन सी तिरुअनंतपुरम कह रहा, ऑप्शन डी कह रहा नागपुर में स्थित है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है, प्रश्न नंबर 14, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। तो ये ऑप्शन डी हो गया, इसका आंसर क्या है ऑप्शन डी, ये क्या है ध्यान दीजिए, ऑप्शन डी ये नागपुर में स्थित है, ठीक है। इसको भी नोट करके आप लोग रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है। प्रश्न नंबर 15 आ गया। प्रश्न उत्तर नंबर 15 कह रहा है कि भू प्रॉपर्टी यानी जिसको क्रस्ट कहते हैं, ठीक है, ये भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ए बी सी डी में से कौन सा हो जाएगा, ये तत्व पाया जाता है सर्वाधिक। तो आप लोग बताइए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा,
ऑक्सीजन, ठीक है, ये ऑप्शन सी ऑक्सीजन, इसको भी नोट करके आप लोग रखिएगा। ये सारे जो है फ्रेंड जो ये प्रश्न है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये क्लास आप सभी का परीक्षा में काफ़ी सहयोग प्रदान करेगा, ठीक है, काफ़ी सहयोगी साबित होगा। तो आपका प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है, ये ध्यान देते हैं। प्रश्न नंबर 16 ये कह रहा है वायुमंडल का भाग जिसमें ओजोन गैस की परत पाई जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है। क्या ये वायुमंडल का भाग जिसमें ओजोन गैस की परत पाई जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है विषम तापमंडल, ऑप्शन बी कह रहा है सम तापमंडल, ऑप्शन सी कह रहा अपर तापमंडल, ऑप्शन डी कह रहा शून्य तापमंडल। तो इसका आंसर प्रश्न नंबर 16 का क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, नोट करके रखिएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। ये क्या है ऑप्शन बी, समतापमंडल, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या आपका प्रश्न नंबर 17 ये क्या आपका कह रहा, प्रश्न उत्तर नंबर 17 ये कह रहा है 21वीं भारत जो है ये 21वीं, प्रश्न नंबर 17 कह रहा है आपका ये 21वीं भारत वन स्थित रिपोर्ट, यानी कि भारत वन स्थित रिपोर्ट को ISFR के अनुसार जो है इसको शॉर्ट फॉर्म जो है कट है इसका ISFR भारत वन रिपोर्ट स्थित का के अनुसार भारत में कुल वृक्ष तथा वन आच्छादित क्षेत्र कितने हैं। किस पे 21वीं भारत वन स्थित रिपोर्ट ISFR के अनुसार भारत में कुल वृक्ष तथा वन आच्छादित क्षेत्र कितने हैं, इसका मतलब यही है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है 24.62%, ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा 25%, ऑप्शन सी कह रहा 35.78%, ऑप्शन डी कह रहा 23.67%, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 17 का, तो इसका आंसर आपका 24.62%। ये कौन सा है ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ठीक है। ये जो भारत में आपका 21वीं भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वृक्ष आपके 24.62% ही बचे हैं और ये वन आच्छादित क्षेत्र इतने बचे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है प्रश्न नंबर 18 आपका क्या कह रहा है। ये कह रहा है भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया। प्रश्न नंबर 18 आप ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया। तो आपका ऑप्शन ए वर्ष 2002 में कह रहा, ऑप्शन बी कह रहा वर्ष 2004 में, ऑप्शन सी कह रहा वर्ष 2006 में, ऑप्शन डी कह रहा वर्ष 2008 में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है वर्ष 2002 में, ठीक है। भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम जो है सन वर्ष 2002 में पारित किया गया है। ये आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या हो गया प्रश्न नंबर ये 19 ये फ्लाइंग फॉक्स कह रहा, प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है कि फ्लाइंग फॉक्स क्या है। ये फ्लाइंग फॉक्स क्या है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा फ्लाइंग फॉक्स क्या है, ऑप्शन ए कह रहा मच्छर की एक प्रजाति है, ऑप्शन बी कह रहा लोमड़ी की एक प्रजाति है, ऑप्शन सी कह रहा चूहे की एक प्रजाति है, ऑप्शन डी कह रहा चमगादड़ की एक प्रजाति है फ्लाइंग फॉक्स। तो इसका आंसर अब मैं बता देता हूँ, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये चमगादड़ की एक प्रजाति है, ना कि आपका मच्छर लोमड़ी चूहे की। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। चमगादड़ की एक प्रजाति है क्या फ्लाइंग फॉक्स आपका, ठीक है। ये आप लोग नोट करके रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है। आइए प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है। ये प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है। ये प्रश्न नंबर 20 जो आपका कह रहा है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है, क्या विदेश मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। ऑप्शन ए कह रहा, ऑप्शन बी कह रहा केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी कह रहा राज्य सरकारों द्वारा, ऑप्शन डी कह रहा लेखा विभाग द्वारा। तो भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है, ये प्रश्न नंबर 20 यही कह रहा। तो ये आपका केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ठीक है। आप ऑप्शन बी ये हो जाएगा, क्या है ऑप्शन बी केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा, ठीक है। इसको नोट करके रखिएगा आप लोग, ये करंट से रिलेटेड प्रश्न है आपका, ठीक है। अगला प्रश्न आपका देखिए क्या है प्रश्न नंबर
21 क्या कह रहा है आप लोग, आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान क्या है। यानी कि ऑप्शन प्रश्न नंबर 21 कर कि जो वर्तमान है, मतलब देखिए वर्तमान की बात कर रहा है, लेटेस्ट की बात, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान क्या है। योगदान कृषि का घट रहा है कह रहा है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कह रहा है बढ़ रहा है, ऑप्शन सी कह रहा है स्थिर है, ऑप्शन डी कह रहा है ना तो घट रहा है और ना तो बढ़ रहा है। तो ये तो ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता, ना तो घट रहा है ना तो बढ़ रहा है। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान जो है क्या है, तो इसका प्रश्न नंबर 21 का आपका घट रहा है। ठीक है, नोट करके रखिएगा, ये वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान घट रहा है। तो घट क्यों रहा है इसका आप लोग जान ही रहे हैं अच्छे से, भाई जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जो आपके ज़मीन सिकुड़ रही है ना, तो ज़मीन का बंटवारा हो जा रहा है, सिकुड़ जा रहा है, लोगों की जनसंख्या परिवार में अलगावाद हो रहा है, जो खेत बड़े बड़े थे टुकड़ों में बँट जा रहे हैं, उसके अतिरिक्त जो खेत थे वो फैक्ट्रियाँ स्थापित हो जा रही है, ठीक है, और लोगों के आवास बन जा रहे हैं, तरह तरह के चीज़ों में प्रयोग किया जा रहा है, तो फिर वर्तमान में कृषि का योगदान तो घटेगा था ही है, सिंपल सी बात है। तो ये कॉमन सेंस का प्रश्न भी थोड़ा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर अगला क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब आरंभ किया गया। तो इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होगा, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि भारत सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब आरंभ किया गया। अगस्त, ऑप्शन ए कह रहा अगस्त 2014, ऑप्शन बी कह रहा सितंबर 2014, ऑप्शन सी कह रहा अक्टूबर 2014, ऑप्शन डी कह रहा नवंबर 2014। नहीं, ये देखिए प्रश्न कठिन कर दिया। अगर आपका सन दिया होता केवल 14, 15, 16, 17 तो आपको पकड़ में आ जाता, लेकिन इसमें सन तो एक ही कर दिया, मंथ चेंज कर दिया, इसलिए ये प्रश्न जो है कठिन कर दिया। ठीक है, तो आपका आंसर नोट करके रखिएगा, ये क्या है, सितंबर 2014 में जो है मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया था भारत सरकार द्वारा, सितंबर 2014। तो ऑप्शन क्या है ये सितंबर, ऑप्शन बी हो जाएगा ये सितंबर 2014, ऑप्शन बी है, नोट करके रखिएगा इसको। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या, आइए आप सभी का, ये प्रश्न नंबर 23 कह रहा है वर्तमान में महारत्न प्राप्त कंपनियों की संख्या कितनी है। देखिए सारी प्रश्न ये वर्तमान के करंट से हैं रिलेटेड, बार बार कह रहा हूँ, आप लोग जो इस कॉपी पेन लेके बैठे हैं नोट करते जाइए, वरना उनको तो नहीं दिक्कत होगी जो प्रतियोगी छात्र छात्राएं आप में से करंट रिलेटेड पत्र पत्रिकाएँ पढ़ रहे होंगे, किताब कह रहे हैं करंट से रिलेटेड, तो उनको ये सारी चीज़ें जानकारी होगी। लेकिन जो आप में से केवल नोट्स बना के पुरानी किताबों वगैरह से और प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे होंगे, तो वहाँ ये प्रश्न नहीं मिलेंगे आपके वर्तमान से रिलेटेड। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ कॉपी पेन लेके बैठे होंगे आप सब, नोट्स करके रखिएगा, ये आप सभी के हित में मैं कह रहा हूँ। ठीक है, प्रश्न 23 है वर्तमान में महारत्न प्राप्त, ये वर्तमान में महारत्न प्राप्त कंपनियों की संख्या कितनी है। तो आपका ऑप्शन ए 9 बता रहा, ऑप्शन बी 12 बता रहा, ऑप्शन सी 14 बता रहा, ऑप्शन डी 16 बता रहा, यानी कि ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 16। तो महारत्न प्राप्त कंपनियों की संख्या वर्तमान में कितनी है, प्रश्न नंबर 23 का, ये आप लोग आंसर दीजिएगा। तो ऑप्शन सी इसका आंसर 14 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है 14 वर्तमान में महारत्न प्राप्त कंपनियों की संख्या है, आप लोग नोट करके रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, आइए आप सभी के लिए, ये प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, ये सॉरी फ्रेंड प्रश्न नंबर 24 नंबर प्रश्न आपका आ गया। ये प्रश्न भारत में आय की शुरुआत कह रहा है, भारत में आयकर की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि भारत में आयकर की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो आपका दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी है लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन डी आपका जेम्स विल्सन। तो इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, संभवतः ना भी पता हो सकता है कि भारत में आयकर की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो आपका ऑप्शन इसका मुझे लग रहा है बहुत लोग दादा भाई नौरोजी मारेंगे, नहीं, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन डी है, सही है, जेम्स विल्सन महोदय हैं। ठीक है, इसका जो भारत में आयकर की शुरुआत इन्हीं के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, जेम्स विल्सन महोदय द्वारा, आप लोग नोट करके रखिएगा इनको। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या, प्रश्न नंबर 25,
ये कह रहा आर्थिक नियोजन यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है, विषय किस अनुसूची में शामिल किया गया? आर्थिक नियोजन विषय किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है संघ सूची में, ऑप्शन बी कह रहा राज्य सूची में, ऑप्शन सी कह रहा समवर्ती सूची में, और ऑप्शन डी कह रहा उपरोक्त सभी में। तो 25 का आंसर आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी क्या है? समवर्ती सूची में, ठीक है, क्योंकि ये जो आपका आर्थिक नियोजन विषय है ये आपके समवर्ती सूची में शामिल करके रखा गया है। आप लोग नोट कर लीजिए इसको भी, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर आपका 26 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है कि वह यंत्र जिसका प्रयोग महासागर में डूबी हुई वस्तुओं के पता लगाने में किया जाता है। यंत्र की बात कर रहा है कि वह कौन सा यंत्र है जो महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को पता लगाता है। तो आपका ऑप्शन ए है सोनार, ऑप्शन बी है कोलार, ऑप्शन सी है बैरोमीटर, ऑप्शन डी है थर्मामीटर। तो इसमें से काफ़ी ऑप्शन ही ऐसा दिया है, काफ़ी मित्रों को आप सभी में इसका आंसर पता हो गया होगा कि ऑप्शन ए सोनार ही है, जो कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को इसके द्वारा पता लगाया जाता है, ठीक है। बाकी ये बैरोमीटर थर्मामीटर आप जान ही रहे हैं, कोलार पता नहीं क्या, हमको खुद ही नहीं पता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या है आइए, ठीक है। प्रश्न नंबर 27 क्या है? ये 27 नंबर प्रश्न है। ध्यान दीजिए, 27 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है? दर्पण, ठीक है, जो वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता है। पृष्ठ दृष्टि दर्पण पीछे देखने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो दर्पण वाहनों में, वो दर्पण क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी पारदर्शी दर्पण। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, पारदर्शी दर्पण, इस ऐसा प्रश्न है कि इसको आप सब हाई स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हैं। हाई स्कूल के विज्ञान में ही आप लोगों को ये प्रश्न मिला होगा। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर मुझे उम्मीद है आप लोग गलत कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तल दर्पण, ठीक है, क्योंकि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं, बताने की जरूरत है नहीं मुझे जहाँ तक उम्मीद है, और समतल दर्पण के बारे में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। प्रश्न नंबर 28 है ये क्या कह रहा है? वह कौन सी गैस है जो पेयजल को शुद्ध करने हेतु प्रयोग किया जाता है? ये प्रश्न नंबर 28 है। देखिए कह रहा वह कौन सी गैस है जो पेयजल को शुद्ध करने हेतु प्रयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन है क्लोरीन, ऑप्शन बी मीथेन गैस, मीथेन तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन सी टायरोसिन गैस, ऑप्शन डी नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस। तो इसका आंसर आप सभी को पता हो गया होगा, मुझे पता है पहले से, क्योंकि इतना तो कॉमन सेंस है। आप लोग आजकल जो बड़े शहरों में रह रहे हैं प्यूरीफाई जल पी रहे हैं जो है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन ए हो गया, ये क्लोरीन हो गया इसका आंसर। ऑप्शन ए क्लोरीन गैस जो होती है इसके द्वारा आपका जल का शुद्धिकरण किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा है आपका? ये कह रहा हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए एंथोसाइनिन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। ये प्रश्न आप ध्यान दीजिए। प्रश्न कह रहा है कि हरे फलों को यानी कच्चे फलों को, ठीक है, हरे फलों को यानी कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से यानी कि अपने से जो ना पका हुआ हो वृक्ष में जो हम जो कच्चे फलों को तोड़कर पकाते हैं उसकी बात कर रहा। कह रहा कि कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? एंथोसाइनिन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन। ये गैसों की बात कर रहा है, कौन से गैस उत्पन्न करता है, ठीक है, हरे जो है। तो प्रश्न नंबर 29 आप लोग बताइएगा, क्योंकि आप लोग जो है कुछ लोग तो केला भी पकाते होंगे, कच्चा आम भी पकाते होंगे, इन सब से, ठीक है, यूज़ करते होंगे, लेकिन वो लोग कार्बाइड से पकाते हैं, ठीक है। लेकिन वो पूछ रहा कौन सा गैस होता है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बाइड हम लोग कार्बाइड करके मांगते हैं दुकान पे, तो कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। तो कौन सा गैस होता है? एसिटिलीन गैस का जो करता है वो क्या है, वो कौन सा गैस? ये कच्चे फलों के एसिटिलीन गैस, एंथोसाइनिन, क्लोरीन, मीथेन, इसमें तो एसिटिलीन गैस जो है ये मिस्टेक है, ये जो एंथोसाइनिन गैस दे दिया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा ये, ठीक है, यहाँ होना चाहिए आपका, नोट कर लीजिएगा इसको।
एसीटिलीन गैस। ये टाइप में मिस्टेक है, टाइप महोदय वाला जो है, जो टाइप किया गया है, तो आप लोग इसको नोट कर लिए। क्या है देखिए, इस पे लिखते नहीं बनता, कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग नोट कर लीजिए ताकि गलत ना हो, क्योंकि ये नाम ही ऐसा होता है। टी लीन, ठीक है, ये सही शुद्ध नाम है, ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, एसीटिलीन गैस, ठीक है। तो हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु कैल्शियम कार्बाइड का जो प्रयोग किया जाए, जो गैस उत्पन्न होता है, एसीटिलीन गैस है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा आपका। इसमें तो है ये नहीं है, तो आप जो भी मान लीजिए, आप मान लेते हैं इसका आंसर आपका ऑप्शन ये हो गया, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर मेरी कोशिश यही रहेगी, मैं आपको जो है, जो प्रश्न बाई दफ़े मुझे ना आता हो उसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, कह दूंगा आप लोग खुद जो है पता करिएगा, मैं भी पता करके, लेकिन मैं आप सभी को गलत आंसर कभी बता ही नहीं सकता, यानी कि जिसको कहते हैं गुमराह करना। जो और एक जो अच्छे शिक्षक का जो गुण होता है, यही होता माना जाता है कि वो चीज़ों को सही और फैक्ट जानकारी दे। बाई दफ़े भाई कोई भी मशीन थोड़ी, कंप्यूटर थोड़ी है भाई, आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, आप भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो शिक्षक वो भी पढ़ाई करके, या पढ़ाई बस उसका यही होता है, थोड़ा सा ज़्यादा अनुभव होता है, आप सब अभी पढ़ ही रहे हैं, कम अनुभव है, ठीक है। तो गलत चीज़ें कभी नहीं बताई जाएँ, क्योंकि गलत चीज़ें बताएंगे तो आप परीक्षा में भी गलत करेंगे, तो उसका बैड इफेक्ट पड़ता है ना। बैड इफेक्ट का आपका तो एक प्रश्न से करियर खराब हो जाएगा, एक प्रश्न के गलती से जो है पूरा रिजल्ट आपका फेरबदल हो जाता है, जान लीजिए। इसलिए कोशिश करिए जो प्रश्न जो है आप लोग जो है सही करिए। परीक्षा भवन में भी जाइएगा एग्जाम हॉल में, तो कूल माइंड से जो है परीक्षा सॉल्व कीजिए प्रश्न जो है कूल माइंड से, डिस्टर्ब होकर मत जाइए। अगर डिस्टर्ब में रहेंगे तो आता हुआ प्रश्न गलत हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो है आप लोग परीक्षा के समय ध्यान दिया कीजिए, ठीक है। ये अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न नंबर 30 है, इसका ध्यान दीजिएगा। ये क्या कह रहा, 30 नंबर प्रश्न ये कह रहा, पेट्रोल, आपका जो पेट्रोल है तथा डीजल की गुणवत्ता को मापा जाता है। पेट्रोल डीजल की गुणवत्ता को कैसे मापा जाता है, ये कहने का सही है। तो आपका ऑप्शन है न्यूक्लियर पावर द्वारा, ऑप्शन बी करा ऑक्टेन व सीटेन संख्या से, ऑप्शन सी करा अणुओं के चलन से, ऑप्शन डी करा ऑक्साइड के कणों से, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, नोट करके रखिएगा। पेट्रोल तथा डीजल की जो गुणवत्ता को मापा जाता है आपका, ये ऑप्शन बी सही है। क्या है, ऑक्टेन व सीटेन की संख्या से मापा जाता है। ये आपके साइंस के जो क्वेश्चन है, साइंस वाले जो सर लोग हैं ज़्यादा अच्छे जानते होंगे। ये फिलहाल मैं तो साइंस का हूँ नहीं, मुझे ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन ये आप सबका इसका सही आंसर यही हो जाएगा। पेट्रोल तथा डीजल की गुणवत्ता को जो मापा जाता है वो ऑक्टेन व सीटेन की संख्या द्वारा मापा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 क्या कह रहा है, कीटों का अध्ययन कहलाता है। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि कीटों का अध्ययन कहलाता है। तो कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, क्या है, ऑप्शन ए आसिटियोपोरोसिस, ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा फ्लोरिडासिस, ऑप्शन सी कह रहा बायोमोलॉजी, ये बायोमोलॉजी कह रहा है, ऑप्शन डी कह रहा एंटोमोलॉजी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाए, कीटों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है। आप लोगों में से जो साइंस के होंगे, कुछ लोग इंटर से, मेरे ख्याल से इंटर लेवल का प्रश्न है ये जो है, तो जो इंटर से साइंस से होंगे तो उनको बताने की जरूरत नहीं है, वो लोग तुरंत इसका आंसर जान गए होंगे कि ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। एंटोमोलॉजी जो है, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी के तहत किया जाता है। तो इसको नोट करके रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या आप लोगों का, प्रश्न नंबर 32 हो जाएगा। क्या है, ध्यान दीजिएगा। 32 क्या कह रहा है आपका, ये कह रहा है कि वह विटामिन कौन सा है जिसके कारण सपने काफ़ी समय तक याद आते हैं। अच्छा, सपनों की बात कर रहा है, सपनों की दुनिया में आप लोगों को लेके चला गया है। देखिए, सोशियोलॉजी है ऐसा सब्जेक्ट, है ना। आप लोगों को सपनों दिखा, यानी कि आप जो सपने देखते हैं, आप लोगों को काफ़ी समय तक जो सपने याद रहते हैं, देखे हुए सपने, तो वो किस विटामिन के कारण याद रहते हैं, ये प्रश्न ये कह रहा है। प्रश्न नंबर 32, तो वह विटामिन कह रहा है, वह विटामिन कौन सा है जिसके कारण सपने काफ़ी समय तक याद रहते हैं। खासकर वो सपने तो याद आते ही रहते हैं जो बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सपने होते हैं, है ना। आप समझ गए, मुझे लगता है आप सब, ठीक है। 32 का तो इसका आपका ऑप्शन ए है विटामिन B6, ऑप्शन बी है विटामिन B12, ऑप्शन सी है विटामिन डी, ऑप्शन डी है विटामिन ई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 32 का, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये
ऑप्शन ए क्या है, B6, जो विटामिन B6 है, आपको ये सपने याद करने में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या आप सभी का। प्रश्न नंबर 33, ये कह रहा है राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला यानी कि NPL कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, तो आपका ऑप्शन ए कह रहा पुणे में, ऑप्शन बी कह रहा है बेंगलोर में, ऑप्शन सी कह रहा नई दिल्ली में, ऑप्शन डी कह रहा देहरादून में। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 33 का, तो ऐसे प्रश्न अगर आते होंगे तो तुरंत आंसर आप खट से मार देंगे, अगर नहीं आते होंगे तो इसमें कॉमन सेंस लग ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये तो आप लोग गलत करके आ जाएंगे अगर पढ़े हुए नहीं हैं। तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला जो आपका नई दिल्ली में स्थित है, आप लोग इसको नोट करके रखिएगा। ठीक है, कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। आइए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 34, ये है, क्या कह रहा, ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है कि वायुमंडलीय परत जिसमें संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं, जो आपका वायुमंडलीय परत है जिसमें संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए तापमंडल, ऑप्शन बी बहिर्मंडल, ऑप्शन सी वायुमंडल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में से। ठीक है, तो ये 34 नंबर प्रश्न का वायुमंडलीय परत जिसमें संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा बहिर्मंडल। इसको आप लोग नोट करके रखिए, क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका, ये ऑप्शन बी बहिर्मंडल। ठीक है, ये ऑप्शन बी हो जाएगा बहिर्मंडल। इसका आंसर वायुमंडल पर जिसमें संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं उसको बहिर्मंडल कहा जाता है, आप लोग नोट करके रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न आपका 35 नंबर हो जाएगा। ये 35 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सुनहरे चावल यानी कि जिसे गोल्डन राइस भी कहते हैं, सुनहरे चावल यानी कि गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन जीन आता है। ठीक है, तो किस में आता है, ऑप्शन ए डैफोडिल से, ऑप्शन बी प्रोटीन से, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट से, ऑप्शन डी स्टार्च से। जो सुनहरे चावल होता है जिसको गोल्डन राइस भी कहते हैं, इसमें बीटाडीन, जो बीटाडीन, सॉरी फ्रेंड, बीटाडीन में देखिए मुँह से निकल गया, ये बीटा कैरोटीन जीन जो आता है ये कहाँ से आता है। 35 प्रश्न का आंसर आप लोगों को जो साइंस का होंगे उनको तो पता होगा, ए डैफोडिल से। ये ऑप्शन क्या है, डैफोडिल से, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये गोल्डन राइस में ये डैफोडिल से आता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है आपका 36 नंबर प्रश्न। ये काफ़ी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप सभी के बीच लेके आया हूँ और लोगों से बार बार कह रहा हूँ इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप लोग ये ना सोचिएगा ये प्रश्न इधर उधर से हैं, एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी उपयोगी हैं, करंट से रिलेटेड भी हैं। ठीक है, तो ये 36 प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है। क्या कह रहा है कि कौन सा भारत देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है, तो आपका ऑप्शन है कानपुर उत्तर प्रदेश, यानी कानपुर उत्तर प्रदेश में है कह रहा। ऑप्शन बी है देहरादून, यानी कि देहरादून उत्तराखंड में है। ऑप्शन सी कह रहा में मनाली, यानी कि मनाली आपका हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन डी कह रहा मलप्पुरम, यानी कि केरल में है। तो आप लोग प्रश्न नंबर 36 का आंसर दीजिएगा। देश का प्रथम कंप्यूटर जो है साक्षर, भारत देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन था है, तो ये मलप्पुरम है, इसका आंसर हो जाएगा मलप्पुरम, यानी कि ऑप्शन डी। ये देखिए इसका आंसर ऑप्शन डी, नोट करके रखिएगा। मलप्पुरम कहाँ पे है, किस स्टेट में, तो केरल राज्य में है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा, प्रश्न नंबर 37 ये है। ये कह रहा है एटीएम कम डेबिट कार्ड पर नंबर होता है। ये कह रहा प्रश्न नंबर 37 पे कि जो एटीएम कम डेबिट कार्ड पर नंबर होता है कितने अंकों का, यानी कि नंबर होता है कह रहा है। तो ऑप्शन ए 14 अंकों में होता है जो है, ऑप्शन बी 16 अंकों में कह रहा, ऑप्शन सी 18 अंकों में कह रहा, ऑप्शन डी ये 10 अंकों में कह रहा। तो एटीएम कम डेबिट कार्ड पर नंबर होता है, तो इसका जो है आप लोग आजकल सभी लोगों के पास एटीएम कार्ड गया है, तो आप गिने होंगे, आपको बताने की ज़रूरत है नहीं इसमें कई अंक होता है। तो ऐसे प्रश्नों का आंसर गलत नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सही नोट करके रखिएगा, क्या ऑप्शन बी हो जाएगा। उस पर 16 अंक ही होता है आपके एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड पे। ठीक है, इसको नोट करके रखिएगा आप लोग। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या, प्रश्न नंबर 38
8 आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस इंजीनियर का ईमेल का जन्मदाता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 38 कह रहा है, आप लोग नोट करके रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसलिए कह रहा हूँ। कह रहा है निम्नलिखित में से किस इंजीनियर को ईमेल का जन्मदाता कहा जाता है, यानी कि किसे जो है ईमेल का जन्मदाता कहा जाता है। तो इसमें से कौन इंजीनियर है जो हम लोग ईमेल आईडी यूज करते हैं, ईमेल बनाते हैं, उसी के बारे में कह रहा कि उस ईमेल का जन्मदाता कौन है। तो ऑप्शन ए है रे टॉमलिंसन, ऑप्शन बी है टिम बर्नस ली, ठीक है, ऑप्शन सी है केविन एस्टन, ऑप्शन डी है वाटसन एवं क्रिक। तो इसका आंसर प्रश्न नंबर 38 का आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। तो इसका जो जन्मदाता है आपके ईमेल आईडी के, तो ऑप्शन ए इसका क्या है, रे टॉमलिंसन को जाता है, ठीक है, आप नोट करके रखिएगा। ऑप्शन ए ये सही आंसर इसका है। क्या है सही आंसर, रे टॉमलिंसन। और टिम बर्नस ली जो आपके ये हैं, ऑप्शन बी जो है, आप लोग इसको भी ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी को, ये आपके भी किसी चीज़ के जन्मदाता हैं, ये आपके डब्ल्यू के पिता हैं माने जाते हैं। टिम बर्नस ली डब्ल्यू के पिता माने जाते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि जब हम लोग ईमेल लिखते हैं कोई भी आप देखते हैं ऑनलाइन में कहते हैं www.ये, तो उस www जो डॉट लिखते हैं उसके पिता आपका टिम बर्नस ली है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या आपका है। प्रश्न नंबर ये देखिए, ये प्रश्न इसमें आ ही गया, मैं पहले आपको बता दिया। तो ये प्रश्न 39 है कि www के पिता निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है। तो ये बता ही दिया आपका, ऑप्शन ए टन है, एस्टन है, टिम बर्नर सी है, ऑप्शन सी, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या आपका। प्रश्न नंबर ये कौन सा, प्रश्न नंबर 40 है। ये क्या कह रहा है, डिजी लॉकर को कब जारी किया गया था। ये प्रश्न नंबर 40 यानी 40 नंबर कह रहा है, डिजी लॉकर को कब जारी किया गया था। जो लोग इस समय अध्ययन कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई कर रहे होंगे, खासकर पीजी में होंगे हैं, और आपके डॉक्टरेट वगैरह पीएचडी वगैरह कर रहे होंगे, तो उनको डिजी लॉकर के बारे में बहुत अच्छी से पता होगा, ठीक है, कि डिजी लॉकर क्या है। तो वो पूछ रहा है डिजी लॉकर को कब जारी किया गया था, किस सन में यानी जारी किया गया था। तो आपका ऑप्शन ए है जुलाई 2012 कह रहा, ऑप्शन बी कह रहा जुलाई 2013, ऑप्शन सी कह रहा जुलाई 2014, ऑप्शन डी कह रहा जुलाई 2015। यानी कि महीना तो इसमें क्लियर दे दिया कि, और सन अलग कर दिया कि जुलाई में ये हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा मेरे ख्याल से, जुलाई 2015 में डिजी लॉकर को आपका ये ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जुलाई 2015 में इसको जारी किया गया था, यानी कि वर्तमान सरकार द्वारा, जो मोदी सरकार है की सरकार है ना वर्तमान, इन्हीं के द्वारा ये डिजी लॉकर व्यवस्था जारी किया गया था इसी सरकार में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है आपका। प्रश्न नंबर ये 41 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यूपीआई से अधिकतम कितने रुपए का ट्रांसफ़र किया जा सकता है। आपका यूपीआई जो है, आप लोग यूपीआई के बारे में आजकल जान रहे हैं, सब लोग ऑनलाइन सेवा ले ही रहे हैं, मोबाइल वगैरह चला ही रहे हैं, जो है पैसा ट्रांसफ़र वगैरह कर ही रहे हैं। तो कह रहा है कि यूपीआई से अधिकतम कितने रुपये का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन ए है, ये 50,000 दिया है ना, 50,000 ना है, हाँ ऑप्शन ए आपका, ये ऑप्शन ए क्या है 50,000, ठीक है, ध्यान दीजिए 50,000। ऑप्शन बी है ये कितना 1 लाख, ऑप्शन सी है 2 लाख, ऑप्शन डी है 4 लाख। तो यूपीआई से अधिकतम कितने रुपए का ट्रांसफ़र आप लोग कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, कुछ लोग तो यूज भी कर रहे होंगे इस समय। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 1 लाख रुपये आप लोग यूपीआई से ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ना कि इससे अधिक, ठीक है। तो आइए अगला देखिए, करंट से रिलेटेड प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये सब प्रश्न जो है आपका परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो ऐसे प्रश्न को आप लोग मिस ना करिए, ज़रूर नोट करिएगा, और क्लास को आप लोग ज़रूर देखिए, और क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि इस निःशुल्क क्लास का ना बेनिफिट आप जैसे और मित्रों को भी मिल सके, प्राप्त हो सके, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या कह, ये प्रश्न नंबर आपका 42 यानी 42 नंबर क्या कह रहा है, ये पीसी
पीसी का पूरा नाम क्या होगा, ये पीसी का पूरा नाम क्या होगा। आपका ऑप्शन ए पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन बी प्रोसीजर एंड कंप्यूटर, ऑप्शन सी पर्सनल सिस्टम, ऑप्शन डी पावर कट। तो पीसी का फुल फॉर्म यानी कि पूछ रहा है जो आपका, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म आपका हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर। पीसी का फुल फॉर्म आपका पर्सनल कंप्यूटर हो जाएगा। तो ये क्या है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आप लोग नोट करके रखिएगा। देखिए कंप्यूटर से प्रश्न है, क्योंकि कंप्यूटर से प्रश्न तो पूछे जाता है परीक्षा में इस समय, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। आइए प्रश्न नंबर, ये क्या कह रहा है ये प्रश्न, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर ये 44 आपका 44 नंबर कह रहा है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है, ये नोट करके रखिएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है 1 दिसंबर, ऑप्शन बी कह रहा है 2 दिसंबर को, ऑप्शन सी कह रहा है 4 दिसंबर, ऑप्शन डी कह रहा है 6 दिसंबर यानी 6 दिसंबर को। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट करके रखिएगा, ऑप्शन बी को 2 दिसंबर को ये कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं आप सभी का क्या है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45 आप सभी का क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वर्तमान भारतीय न्यायाधीश कौन है। ये प्रश्न नंबर देखिए करंट का है प्रश्न, आप ध्यान दीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वर्तमान भारतीय न्यायाधीश कौन है बनाए गए हैं, यानी कि ऑप्शन ए कह रहा है दलबीर भंडारी महोदय, ऑप्शन बी कह रहा प्रीति सूदन महोदय, ऑप्शन सी कह रहा रॉबर्ट पीरी, ऑप्शन डी कह रहा गणेश वासुदेव मालूंकर, ठीक है। तो 45 का आंसर आप लोग दीजिएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, नोट करके रखिएगा आप लोग। ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए दलबीर भंडारी, ठीक है। ये जो आपके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वर्तमान भारतीय न्यायाधीश आपके दलबीर भंडारी महोदय हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न नंबर 46 क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 46 कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश को मध्य रात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है। ये देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश को, किस राष्ट्र को मध्य रात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी कोरिया, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो ये प्रश्न जो है आप लोगों का गलत होने नहीं चाहिए, ठीक है। प्रश्न नंबर क्या है, ये 46 है कि किस मतलब मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है। आप ऐसे सीधे सीधे जानिए, तो आपका ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, नॉर्वे जो देश है इसे ही कहा जाता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या आप सभी का। प्रश्न नंबर ये 47 आ गया आपका, इसको नोट करके रखिए। 47 प्रश्न क्या कह रहा है आपका, भारत में मौद्रिक नीति जारी की जाती है। प्रश्न नंबर 47 कह रहा है आपका कि भारत में मौद्रिक नीति जारी की जाती है, किसके द्वारा जारी की जाती है। आपका ऑप्शन ए कह रहा है रिजर्व बैंक द्वारा, ऑप्शन बी कह रहा भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, ऑप्शन सी कह रहा वित्त मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन डी कह रहा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि ये भारत में मौद्रिक नीति जारी की जाती है, किसके द्वारा, रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिजर्व बैंक मतलब ऑप्शन ए है ना, रिजर्व बैंक द्वारा, यही तो है ऑप्शन ए। भारत में मौद्रिक नीति जो जारी किया जाता है ये रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, आप लोग को जानकारी इसकी होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या आप सभी का, ये 48 प्रश्न नंबर 48 क्या कह रहा है। ये 48 कह रहा है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो मानवाधिकार दिवस यानी कि ह्यूमन राइट्स डे इसको बोलते हैं, ठीक है। मानवाधिकार, ये प्रश्न नंबर 48 है। मानवाधिकार दिवस यानी मानवाधिकार को आपका ह्यूमन राइट्स डे भी कहा जाता है, कब मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए 10 सितंबर कह रहा, ऑप्शन बी कह रहा 10 अक्टूबर, ऑप्शन सी कह रहा 10 नवंबर, ऑप्शन डी कह रहा 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आप लोग नोट करके रखिएगा, ये ऑप्शन डी, ठीक है। जो ऑप्शन डी है मानवाधिकार दिवस आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ये प्रश्न आज फ्रेंड्स कितना प्रश्न था, आप ध्यान दीजिए
48 प्रश्न जो है यानी कि 48 प्रश्न उत्तर आपके थे, जो आप परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको आप लोग नोट करके रखिएगा जो है, और क्लास को ज़रूर आप लोग देखिएगा, क्योंकि क्लास परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। खासकर जो यूजी नेट जेआरएफ और पीजीटी का जिनका एग्ज़ाम लगा है दिसंबर में, जनवरी में, तो उन सब ये क्लास वो प्रतियोगी छात्र छात्राएँ ज़रूर देखें, इस क्लास को मिस ना करें। तो ये देखिए, आप लोग जान रहे हैं, जो देख रहे हैं क्लास, जो नहीं देख रहे हैं उनके लिए स्पेशली है। आप लोग शेयर कर दिए करिए और ये चैनल का नाम बता दिया करिए। मेरे चैनल का नाम है, आप लोग देख ही रहे हो, ध्यान दिए ही होंगे, सोशियोलॉजी बाई पुजारी आर्य, ठीक है। अगर आप जाएंगे यूट्यूब पे, इसको सर्च मारेंगे सोशियोलॉजी बाई पुजारी सर डाल देंगे तो आ जाएगा, और टेलीग्राम लिंक है ऑफिशियल पुजारी। आप लोगों को यहाँ से भी क्लास के बारे में जानकारी मिल जाती है, यहाँ से भी क्लास मिल जाएगा। तो ये व्हाट्सअप नंबर जो आपका है, ये देखिए 9452 733 186, ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आपसे बात नहीं हो पाएगी, लेकिन आप लोगों को जो है कमेंट करके जो है इस पर अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, और कोई अगर शिक्षा से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके प्राप्त कर सकते हैं। मैं आप सभी का कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करता हूं। तो आप लोग इस चैनल को देखिए, लिखा प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, तो इस चैनल को आप लोग शेयर कर दिया कीजिए जो है, क्योंकि आप लोग इसी प्रकार अगर प्यार और सहयोग बनाए रहेंगे तो आप लोग जब लाइक कमेंट शेयर करते हैं तो मुझे एक ताकत और बल मिलता है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के ही बल पे ये चैनल चल रहा है मेरा। तो अगर आप लोग क्लास नहीं देखेंगे तो चैनल कहाँ से चलेगा, ठीक है। तो आप लोग क्लास ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि ये क्लास मैं इसलिए नहीं कहता हूँ कि देखिए मेरा फ़ायदा है, क्लास इसलिए देखिए, इसमें आपका बेनिफिट। अगर आप क्लास देखेंगे तो आप लोग करंट से भी रिलेटेड, और जो सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सोशियोलॉजी से किसी भी परीक्षा की, किसी भी एग्ज़ाम जो सोशियोलॉजी से तैयारी कर रहे हैं, तो हर एक एग्ज़ाम के लिए प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। आप लोग खुद ही देखे होंगे, ठीक है। अगर जो लोग, अब जब से मेरी क्लास चल रही है, आप लोग अगर कोई एग्ज़ाम दिए होंगे, आप लोग ज़रूर मिलान किए होंगे कि यहाँ से काफ़ी प्रश्न आप लोगों को मिलते हैं। तो आप लोगों का जो है बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोगों ने देखा क्लास को। अब हमारी मुलाकात आपकी अगली क्लास में होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।